नमस्कार, स्वागत है आपका राज्यसभा टीवी में। मैं हूं आपके साथ अमृता चौरसिया। ये शुरुआत करते हैं मुख्य समाचारों के साथ। किर्गिस्तान में चीन के साथ द्विपक्षीय वार्ता में पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद, आपसी संबंधों, व्यापार, सीमा विवाद के मुद्दे पर चर्चा। बिश्केक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात। प्रधानमंत्री ने मसूद अजहर को वैश्विक आतंकवादी घोषित करने में चीन के सहयोग पर जताया आभार। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ भी द्विपक्षीय बैठक। AN-32 विमान हादसे में सभी 13 लोगों के शव बरामद, ब्लैक बॉक्स भी मिला। 3 जून को असम के जोरहाट से उड़ान भरने के कुछ देर बाद ही लापता हो गया था विमान। 11 जून को अरुणाचल प्रदेश के टेटो इलाके के पास मिला था मलबा। चक्रवाती तूफान वायु के रास्ता बदलने के बावजूद गुजरात में सतर्क प्रशासन। राज्य सरकार ने शुक्रवार तक के लिए तटीय इलाकों में हाई अलर्ट जारी किया। गिर सोमनाथ, जूनागढ़, पोरबंदर, देवभूमि, द्वारका में भारी बारिश की संभावना। पश्चिम रेलवे ने 77 ट्रेनों को रद्द किया। राज्य सरकार से लगातार संपर्क में है पीएमओ। और मिशन गगनयान के बाद इसरो की अंतरिक्ष में अपना स्पेस स्टेशन लॉन्च करने की योजना। अंतरिक्ष विभाग और इसरो की चंद्रयान 2 समेत दूसरे प्रोजेक्ट पर साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस। 2023 तक मिशन वीनस और सूर्य तक उपग्रह भेजने की तैयारी। और नॉटिंघम में भारत और न्यूजीलैंड के बीच मैच में बारिश बनी बाधा। रुक रुक कर हो रही बारिश के कारण अब तक नहीं हो पाया टॉस। 2 बार पिच का मुआयना करने के बाद भी मैच शुरू नहीं। किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक में शंघाई सहयोग संगठन में हिस्सा लेने पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चीन के राष्ट्रपति से द्विपक्षीय बैठक की, जिसमें द्विपक्षीय संबंधों, व्यापार, सीमा विवाद, आतंकवाद के मुद्दे पर चर्चा हुई। आतंकवाद को लेकर पाकिस्तान की भूमिका पर चर्चा हुई। भारत ने कहा कि पाकिस्तान अपने यहां आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई को लेकर गंभीर नहीं है। प्रधानमंत्री ने मसूद अजहर को वैश्विक आतंकवादी घोषित करने में चीन की मदद की सराहना की। Prime Minister in fact said that we have a consistent position with respect to Pakistan. We discuss all issues through a bilateral mechanism and we look for peaceful settlement through negotiation. We are committed to this process. The Prime Minister recalled that he has made efforts in this regard and these efforts have been derailed. The Prime Minister did inform President Xi Jinping that Pakistan needs to create an atmosphere free of terrorism, and that at this stage we did not see this as happening as yet, and that therefore we expect Pakistan to take concrete action on the issues that India has proposed, in the areas of concern that we have flagged to Pakistan, that Pakistan should take concrete action in this regard. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि चीन के राष्ट्रपति से सार्थक बातचीत हुई। दोनों देशों ने आर्थिक और सांस्कृतिक सहयोग बढ़ाने के लिए मिलकर काम करने पर सहमति जताई। प्रधानमंत्री ने कहा कि रणनीतिक संचार के चलते भारत और चीन के रिश्तों में सुधार हुआ है। प्रधानमंत्री मोदी ने शी जिनपिंग को इस साल अनौपचारिक मुलाकात के लिए भारत आने का न्योता दिया, जिसे उन्होंने स्वीकार कर लिया है। Both leaders then did a review of the bilateral relationship and they agreed that there is a new momentum in this bilateral relationship since the Wuhan summit in April last year. The Prime Minister specifically noted that what had improved between the two sides was strategic communication at all levels. And in that context, some of the issues that we had been able to resolve through that strategic communication included long pending issues like the opening of the Bank of China branch in India, as well as the resolution of the
issue relating to the listing of Masood Azhar in the 1267 Sanctions Committee. The two leaders agreed that while the outcome of Wuhan was a very positive one, it was necessary now to move the relationship forward into new areas. And therefore, the Prime Minister specifically conveyed to President Xi, and he agreed, that both sides need to raise our expectations from the relationship. And in that context, the Prime Minister welcomed President Xi Jinping to India for the next informal summit, the second informal summit after Wuhan. He said that both sides must prepare very thoroughly for this summit, that the outcome of the summit must meet the expectations of both sides, and President Xi Jinping very warmly confirmed his readiness to visit India this year. There was also a brief discussion on the boundary issue. The two leaders have asked the special representatives to meet and carry forward the discussion, and have instructed them to expedite discussions in this regard for achieving a fair, reasonable and mutually acceptable solution to the boundary question. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसके बाद रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ भी द्विपक्षीय बैठक की। इसमें द्विपक्षीय संबंधों, रक्षा सहयोग समेत कई अहम मुद्दों पर बातचीत हुई। And the President of the Russian Federation, President Putin, the warmth and the personal friendship were evident throughout this meeting. And in fact, the entire meeting was suffused with this relationship that they enjoy as colleagues and that they have enjoyed over the past few years. President Putin specifically recognized Prime Minister's personal contribution in strengthening this relationship. He mentioned this on more than one occasion. He also specifically said that Russia had conferred its highest award, the Order of St. Andrew the Apostle, on our Prime Minister in recognition of this effort and this initiative that Prime Minister has taken to develop the relationship with Russia. Both leaders recognize the special significance of the partnership as an important pillar for stability in the world of the future. And there was an understanding that this partnership, this relationship, is an old relationship. It is a relationship based on trust between the leadership and between the people, and that this relationship needs to be sustained, it needs to be developed, it needs to be given further encouragement. President Putin has invited the Prime Minister formally to be the main guest for the Eastern Economic Forum at Vladivostok in early September. And Prime Minister has warmly accepted this invitation. So this will be a bilateral visit that Prime Minister will make to Vladivostok in early September as the chief guest for the Eastern Economic Forum, and thereafter for the India-Russia annual bilateral summit. The Prime Minister felt that this is an new area of cooperation, something that must be explored actively by both sides. And therefore, the Prime Minister informed President Putin that we will do serious preparations on our side to ensure that his participation at the Eastern Economic Forum is meaningful. And the Prime Minister has therefore conveyed that business delegations as well as representatives of key Indian states will visit Vladivostok and the Russian Far East prior to Prime Minister's own visit in early September to identify and to scope out and to work on potential areas of business collaboration in this new region. As you know, the Russian Far East is extremely resource rich. It has besides oil and gas, it has a number of other minerals, it has timber, and this is an area in which we would like to work with Russia because Russia is also an important country in the Pacific region, and this is part of our Act East policy. So this is something that we are going to pay special emphasis on. The two leaders reviewed trade and investment relations. They noted that we are on an upward trajectory, that in fact the targets that we have set for trade and investment have been exceeded, that our energy cooperation is going well. President Putin mentioned about the discussions going on between the Russian companies and the Indian consortium for the Vankor cluster, which is supposed to be one of the biggest oil and gas deposits that Russia has. A new area of focus that was identified by both leaders is Arctic region oil and gas. This is an area where we feel we should look and engage further, and we have already begun that engagement. A delegation from the Ministry of Petroleum and Natural Gas has already had discussions with the Russian side last month, and this is something that the leaders felt we should take forward.
Both leaders also looked at the great opportunities that the Russian Far East offers in another important area, and that is using skilled Indian manpower to develop this region. As you know, this region is vast, but it is underpopulated. There is a very small population. So this too will be explored in the near future, and all these areas will be discussed both at the Strategic Economic Dialogue, which from our side is headed by the Vice Chairman of the Niti Aayog. That meeting will take place in July. Prior to that, the Deputy Prime Minister and the Special Representative of President Putin for the Arctic region and the Far East, Deputy Prime Minister Trutnev, will visit India in June. And we are also planning for the possibility of the India-Russia intergovernmental consultation, which is headed by the Foreign Minister, the External Affairs Minister on our side, to also be held, if we can, before September, before the annual summit. So these areas that I have outlined with, on energy, on manpower, on trade, investment, will all, and on the Russian Far East, will be looked at in all these institutional mechanisms. One of the areas President Putin particularly mentioned was modernization of the Indian railways. In this regard, they are doing a study for the upgrading of the Nagpur-Secunderabad line, and this was an area in which he felt Russia is interested in. Naturally, discussions did take place on defense-related issues, and Prime Minister thanked President Putin for the rapidity with which Russia had responded to our request for Make in India to manufacture the AK-203 Kalashnikov rifles in Amethi. This is a project which was set up in record time, and President Putin in fact confirmed that the first batch of orders was already underway. Both leaders were very pleased with this. In a sense, this marks the beginning of a process where we move away from a buyer-seller relationship to one where there is technology transfer and Make in India and job creation and content creation in India. And so this was, we therefore will be discussing other intergovernmental agreements, which we hopefully will try to conclude, if we can, by the time of the bilateral summit, but certainly by the time of the end of this year, where there will be more such occasions where Russian technology and Russian manufacturing will be moved to India. So in overall terms, it was a brief meeting, but a very, very rich meeting in terms of content and in terms of outlining where we will go with the next bilateral summit, which will be held 2 or 3 months from now. And of course, they concluded the meeting by saying they look forward to meeting each other in Osaka at the G20 summit. As you know, we will be meeting there. The Prime Minister will meet there also with President Xi Jinping, and then there will also be, or it is planned that there will be a Russia, India, China trilateral meeting in the margins of the G20. So the meeting ended with the assurance that both leaders will again meet in the very near future, and in the meantime, the areas that we have agreed upon, which I have just outlined, we will see movement on both sides in terms of visits, in terms of engagement, in terms of working on certain agreements to prepare well for the annual summit in September. I'll stop there, Ravish. Thank you, sir. तो आप सीधी तस्वीरें देख रहे थे विदेश सचिव विजय गोखले, जो कि बता रहे थे कि द्विपक्षीय वार्ताओं के बाद क्या आउटकम निकला है उसे लेकर जानकारी दे रहे थे। मेरे सहयोगी बिश्केक से अखिलेश सुमन मेरे साथ जुड़ गए, उनसे लेंगे और ज़्यादा जानकारी। अखिलेश, आज प्रधानमंत्री की चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात हुई। सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद को लेकर जो चर्चा हुई है उसमें किस तरह की बातों का जिक्र हुआ और क्या अहम चीज़ें निकल कर सामने आई? देखिए, निश्चित तौर पे जो बातचीत हुई है आज चीन के राष्ट्रपति के साथ, उस बातचीत में एक अहम मुद्दा था आतंकवाद। और जिस तरह के आप जानते हैं कि एससीओ समिट में आतंकवाद भी एक बड़ा मुद्दा है, और जो सेंट्रल एशिया के सारे देश हैं वो सारे देशों के ऊपर एक खतरा मंडरा रहा है कि कहीं आतंकवाद अफगानिस्तान से होते हुए उनके यहाँ भी ना आ जाए। तो इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बात का खास तौर पर जिक्र किया कि पाकिस्तान की तरफ से आतंकवाद कई देशों में जा रहा है और इस पे रोक लगाना जरूरी है। और मुझे लगता है कि शी जिनपिंग ने भी इस बात पर चर्चा की, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ साफ कहा कि हमने कई बार कोशिश की कि पाकिस्तान के साथ बातचीत की जो रुकी प्रक्रिया है उस रुकी प्रक्रिया को शुरू किया जाए, लेकिन जब भी प्रक्रिया की शुरुआत की गई पाकिस्तान की तरफ से एक ऐसी आतंकवादी हरकतें हुई जिससे पूरे देश में गुस्सा फैला और एक चुनौतीपूर्ण स्थिति आ गई और इसके चलते बातचीत कभी नहीं शुरू हो पाई।
तो एक तरह से कहें कि डेड एंड में पड़ा हुआ है पाकिस्तान के बारे में भारत से बातचीत की कोई भी प्रक्रिया। और इसके लिए पहला कदम जो उठाना है, पहला कदम पाकिस्तान को उठाना है। और इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि हम बायलैटरल तौर पे पाकिस्तान के साथ बातचीत की एक प्रक्रिया है, लेकिन आतंकवाद के कारण ये प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ रही है। अब निश्चित तौर पे एससीओ का सदस्य है पाकिस्तान भी भारत की तरह, और एससीओ में अगर पाकिस्तान पे दबाव बनाया जाए, पाकिस्तान की वजह से जो पूरे इलाके में जो अशांति फैली है, पूरे इलाके के लोगों में भय का जो माहौल है, उस माहौल पे अगर रोक लगे, उसके बाद ही जो सेंट्रल एशियन कंट्री के बीच में जो एक व्यापार की बात है, उसके अलावा जो कनेक्टिविटी की बात है, ये सारी चीजें शुरू हो सकती है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक तरीके से साफ साफ कह दिया कि आतंकवाद के मामले पे पहला कदम अब पाकिस्तान को उठाना है। बिल्कुल, तो प्रधानमंत्री ने आतंकवाद को लेकर अपना स्टैंड वहां पर सामने रखा। साथ ही आपसे जानना चाहेंगे कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ द्विपक्षीय संबंधों को लेकर, व्यापार को लेकर, ऊर्जा के क्षेत्र में लेकर जो खास अहम बातें हुई हैं, उसके बारे में जानकारी। निश्चित तौर पे रशिया के साथ जो हमारे संबंध है, काफी टाइम टेस्टेड संबंध है, और समय की कसौटी पे हमेशा भारत और रूस का सहयोग खरा उतरा है। और इसी में चर्चा के दौरान भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बात पर खास तौर पे जोर दिया कि आतंकवाद के खिलाफ जो रशिया और भारत दोनों के हित एक तरीके से मिलते हैं, और इसलिए दोनों को इस बात पे मिलकर काम करना है कि किस तरीके से पूरे इलाके में आतंकवाद रुके। उसके अलावा जो आर्थिक सहयोग की बात है, तो आर्थिक सहयोग में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साल के अंत में रशिया जाएंगे, और रशिया जाने के पहले उन्होंने कहा कि भारत से एक डेलीगेशन भी जाएगा, जो भारत और रूस के बीच में जो व्यापार की जितनी संभावनाएं हैं, अन्य क्षेत्रों में व्यापार की, खासतौर से हमारे बीच में व्यापार एक तरीके से ब्रैकेटेड है कि हम रक्षा के क्षेत्र में सहयोग करते हैं, लेकिन कई ऐसी संभावनाएं हैं, कई ऐसे क्षेत्र हैं जिसमें भारत और रूस दोनों सहयोग कर सकते हैं। और प्रधानमंत्री ने कहा कि वो जो डेलीगेशन जाएगा, वो डेलीगेशन एक तरीके से कहें कि रोड मैप चॉकआउट करेगा, और उस रोड मैप के आधार पे भारत और रूस के बीच में जो व्यापार की संभावनाएं हैं, उसकी तलाश की जाएगी। इस बीच में एक इकोनॉमिक फोरम की भी मीटिंग होनी है। इकोनॉमिक फोरम में भी भारत की तरफ से प्रतिनिधि जाएंगे, और उसमें भी भारत की तरफ से जो व्यापार की संभावनाएं हैं, व्यापार की जो खास स्थितियां हैं, जो रुकावटें हैं, वो बाधाएं हैं, उन सब बाधाओं पे चर्चा होगी। भारत अपना पक्ष प्रस्तुत करेगा। तो एक तरह से कहें कि एक स्टेप फॉरवर्ड भारत और रूस के बीच में व्यापार में प्रधानमंत्री और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन आगे बढ़ना चाहते हैं। बिल्कुल अखिलेश, बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए आपका। और चक्रवाती तूफान वायु का रास्ता बदलने से गुजरात सरकार ने थोड़ी ही सही लेकिन राहत की सांस ली। हालांकि राज्य सरकार ने शुक्रवार तक के लिए तटीय इलाकों में हाई अलर्ट जारी रखा है। वायु तूफान गुजरात के तटीय इलाकों के दूर से ही अरब सागर की ओर बढ़ने से तटीय क्षेत्रों, खासकर गिर सोमनाथ, जूनागढ़, पोरबंदर, देवभूमि, द्वारका में भारी बारिश की संभावना जताई जा रही है। मौसम विभाग ने इस दौरान 150 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं चलने का अनुमान जताया है, जबकि समुद्र में लहरें 1 से 2 मीटर तक ऊपर उठ सकती हैं। लोगों की सहायता के लिए सेना के 700 से ज्यादा जवान, बीएसएफ की 2 कंपनियां, राज्य रिजर्व पुलिस की 14 कंपनियों को सौराष्ट्र और कच्छ जिलों में तैनात किया गया है। तटीय इलाकों में एनडीआरएफ की 33 और एसडीआरएफ की 9 टीमें मुस्तैदी के साथ लोगों की मदद करने में जुटी हैं। भारी बारिश और तेज हवाओं के मद्देनजर पश्चिमी रेलवे ने 77 ट्रेनों को रद्द किया है, जबकि एयरपोर्ट को भी बंद रखने के आदेश दिए गए हैं। प्रधानमंत्री कार्यालय लगातार राज्य सरकार से संपर्क बनाए हुए है। गिर सोमनाथ, जूनागढ़, दीव, पोरबंदर, देवभूमि, द्वारका, उसमें विंड 135 टू 145 किलोमीटर पर आवर रहेगी, गस्टिंग टू 160 किलोमीटर पर आवर रहेगी। सी स्टॉर्म सर्ज रहेगी 0.6 टू 1.3 मीटर तक अफेक्टेड एरिया में। बारिश हेवी टू वेरी हेवी, भारी से अति भारी और एक्सट्रीमली हेवी रेन भी होने का संभावना है वो कोस्टल डिस्ट्रिक्ट्स में, और कहीं कहीं जगह में भारी से अति भारी बारिश होने का संभावना है। सौराष्ट्र में, पूरे सौराष्ट्र में आज बारिश मिलेगी। साउथ गुजरात में भी कहीं कहीं जगहों में आइसोलेटेड हेवी रेनफॉल होने का संभावना है। गुजरात की सीमा से सटे दमन द्वीप में भी तूफान की तबाही का मंजर देखने को मिला। जगह जगह पेड़ उखड़े नजर आए। एनडीआरएफ की टीमें मौके पर पहुंच उन्हें हटाने के काम में लग गई हैं। वायु तूफान का असर मुंबई में भी देखने को मिला। समुद्र में लहर उफान के साथ ऊपर उठती नजर आई।
और अरुणाचल प्रदेश में भारतीय वायुसेना के AN-32 विमान हादसे में सभी 13 लोगों के शवों को बरामद कर लिया गया। साथ ही विमान का ब्लैक बॉक्स भी बरामद हुआ है। इससे पहले भारतीय वायुसेना ने सभी 13 लोगों की मृत्यु की पुष्टि की थी। 3 जून को असम के जोराहाट से उड़े AN-32 का मलबा 11 जून को अरुणाचल प्रदेश के टेटो इलाके के पास मिला था। विमान में 13 लोग सवार थे और वायुसेना ने इन सभी 13 लोगों की मौत की पुष्टि की है। भारतीय जनता पार्टी ने 20% नए सदस्यों के साथ पार्टी के जनाधार को बढ़ाने का लक्ष्य तय किया है और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री को इसका संयोजक बनाया गया। आज दिल्ली में पार्टी मुख्यालय में पार्टी अध्यक्ष अमित शाह की अगुवाई में राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक हुई और इसी के साथ पार्टी में संगठनात्मक चुनाव की शुरुआत भी हो गई। अगले साल की शुरुआत में पार्टी के नए अध्यक्ष के चुनाव होने की उम्मीद है। लोकसभा चुनाव में बड़ी जीत के बाद भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय पदाधिकारियों की गुरुवार को पहली बैठक हुई। दिल्ली में पार्टी मुख्यालय में बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने इस बैठक की अध्यक्षता की। पार्टी ने बताया कि सदस्यता अभियान की शुरुआत हो चुकी है। पार्टी ने मौजूदा 11 करोड़ सदस्यों में 20% की बढ़ोतरी का लक्ष्य रखा है। इसके लिए शिवराज सिंह चौहान को संयोजक और दुष्यंत गौतम, सुरेश पुजारी, अरुण चतुर्वेदी और शोभा सुरेंद्रन को सह संयोजक बनाया गया है। श्री शिवराज सिंह जी चौहान जो पार्टी के संसदीय दल बोर्ड के सदस्य भी हैं, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, वो इस सदस्यता अभियान के संयोजक। उनके साथ श्री दुष्यंत गौतम, श्री सुरेश पुजारी, श्री अरुण चतुर्वेदी और श्रीमती शोभा सुरेंद्रन, ये 4 सह संयोजक बने हैं। अब ये जो टीम है, ये टीम बैठ कर के जल्दी ही आपको सदस्यता का ये जो एक वृद्धि का जो एक अभियान पार्टी का हर तीसरे साल होता है, उसके अभियान के बारे में पूरी जानकारी और उसकी डेट शिवराज सिंह जी अभी एक टीम के साथ बैठक करके शीघ्र ही एक निश्चित समय के अंतर्गत ये सदस्यता की जाएगी, उसकी आपको 2-3 दिनों में जानकारी देंगे। अमित शाह संगठन चुनाव पूरा होने तक बीजेपी के अध्यक्ष बने रहेंगे। माना जा रहा है कि 6 महीने के भीतर बीजेपी संगठन के लिए आंतरिक चुनाव करा लिए जाएंगे, जिसके बाद ही बीजेपी के नए अध्यक्ष का चुनाव होगा। 2019 के चुनाव के परिणामों का पूरा विषय पार्टी के पदाधिकारियों के सामने रखते हुए पार्टी के अध्यक्ष माननीय अमित शाह जी ने कहा है कि अभी भी भारतीय जनता पार्टी का पीक नहीं आया है। अभी भी जिन क्षेत्रों में पार्टी के कार्य का विस्तार नहीं हुआ है, जिन राज्यों में हमें सफलता नहीं मिली है, समाज के सभी वर्गों तक, सभी लोगों तक पार्टी के काम का, पार्टी की सदस्यता का परिश्रम के साथ आगे बढ़ाने का पूरा विस्तार करना है। ये लगभग तय है कि इस साल होने वाले विधानसभा चुनाव तक अमित शाह ही बीजेपी अध्यक्ष बने रहेंगे। इस साल के अंत तक झारखंड, हरियाणा और महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव होने हैं। नए साल के साथ ही भारतीय जनता पार्टी को नया राष्ट्रीय अध्यक्ष भी मिल सकता है। पंचानन मिश्रा, राज्यसभा टीवी। और इसरो गगनयान मिशन के बाद अंतरिक्ष में अपना अंतरिक्ष स्टेशन लॉन्च करने की योजना बना रहा है। इसरो प्रमुख के सिवन ने आज दिल्ली में इसकी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि ये महत्वाकांक्षी परियोजना गगनयान मिशन का विस्तार होगा। मिशन चंद्रयान 2 और अन्य अंतरिक्ष कार्यक्रम की तैयारियों के बारे में अंतरिक्ष विभाग और इसरो की ओर से ये जानकारी दी गई। केंद्रीय अंतरिक्ष राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह और इसरो प्रमुख के सिवन ने गुरुवार को दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रमों की तैयारियों और योजनाओं के बारे में जानकारी दी गई। इसरो प्रमुख के सिवन ने कहा कि मानव अंतरिक्ष मिशन गगनयान के लॉन्च के बाद गगनयान प्रोग्राम का विस्तार करना होगा, जिसके तहत भारत का अपना स्पेस सेंटर लॉन्च करने की योजना है। We are planning to have the separate space station. Now we don't want to be part of the other one because our space station is going to be very small, and we will be launching a small module, and that module will be useful for carrying out the microgravity experiment. केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने बताया कि 2022 में भारत की 75वीं स्वतंत्रता की वर्षगांठ के मौके पर गगनयान के जरिए मानव मिशन को अंतरिक्ष में भेजने का संकल्प लिया गया है, जिसकी योजना और तैयारी की निगरानी के लिए विशेष सेल बनाया गया है। An exclusive special cell has been created called the Gaganyaan National Advisory Council.
to monitor the planning, the preparation of this mission, which of course, as you would have realized, would be called Gaganyaan. इसरो 15 जुलाई को चंद्रयान 2 लॉन्च करने जा रहा है। चंद्रयान 2 के साथ ऑर्बिटर, लैंडर और रोवर चंद्रमा में भेजा जाएगा। इसरो प्रमुख ने बताया कि देश के आम आदमी के हित में ये मिशन है। It's like that now a lot of discoveries it is going to give, like minerals. Even sometimes you may get that that helium-3, it may be useful as a fuel. Like that, many such things will be, discovery will come, that discovery will be useful that for the common man. अंतरिक्ष कार्यक्रम के तहत इसरो मिशन वीनस पर काम कर रहा है और 2023 तक ये पूरा हो जाएगा। इसरो की तैयारी सूर्य तक उपग्रह भेजने की है और इसके लिए भी बड़े स्तर पर तैयारियां शुरू की जा चुकी हैं। नवविक्रम सिंह, राज्यसभा टीवी। और इसी के साथ इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, लेकिन आप देखते रहिए राज्यसभा टीवी। नमस्कार।